सुनो भाई, कहानी की शुरुआत होती है मेरे एक जिगरी दोस्त से। उसने मुझसे एक दिन कहा कि भाई प्लीज़ मेरी जगह एक ब्लाइंड डेट पर चला जा। अब मैं वहां जाकर बैठ तो गया, पर भाई मेरे सामने जो लड़की बैठी थी वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। वो यूजी कंपनी की प्रेसिडेंट थी। अब भाई मैंने मिलते ही सीधे उस पर रौब झाड़ने के लिए पहला डायलॉग चिपका दिया, देखो मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूं ताकि तुम मुझसे प्यार कर सको। पर भाई जब उस प्रेसिडेंट ने मेरी ये अजीबोगरीब हरकतें और पूरा ड्रामा देखा ना, तो वो मेरी तरफ पलटी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने मुझसे कहा, मुझे तुम बहुत इंटरेस्टिंग लगे, चलो शादी कर लेते हैं। भाई मैं तो बिल्कुल सन्न रह गया। अगले ही पल मैंने देखा कि मेरे हाथ में शादी का वो लाल सर्टिफिकेट था। मुझे समझ आया कि भाई अनजाने में मैंने अपने भाई की ब्लाइंड डेट पर डाका डाल दिया था। तभी अचानक मेरे भाई का फोन आता है, भाई तूने उस लड़की को धोखा क्यों दिया, तू वहां पहुंचा क्यों नहीं? मैंने चौंक कर पूछा, तो फिर मेरे बगल में जो बैठी है वो कौन है? तभी वो लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी वाइफ हूं। भाई मुझसे कमरे का नंबर गलत टाइप हो गया था। वो कमरा नंबर 6 नहीं, कमरा नंबर 9 था। फोन पर भाई चिल्लाया। लिनबेई ने तुरंत सिचुएशन को संभाला। दरअसल ये पूरा रायता सिर्फ इसलिए फैला था क्योंकि मेरे रूममेट के घरवाले उस पर शादी के लिए बहुत दबाव बना रहे थे। उसने मुझसे हाथ जोड़कर कहा था, भाई प्लीज़ मेरी जगह इस ब्लाइंड डेट पर चला जा, और हाँ कुछ ऐसा करना कि वो रिश्ता खुद ही टूट जाए। मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। मैंने भी कॉलर ऊंचा करके कहा था, अरे गॉडफादर, तेरा भाई अभी जाता है ब्लाइंड डेट पर। और फिर 2 घंटे बाद मैं उसी तय किए हुए रेस्टोरेंट में पहुंच गया। वहां वेटर ने मुझसे पूछा, हेलो सर, क्या आपकी कोई बुकिंग है? मैंने कहा, कमरा नंबर 6। वेटर बोला, प्लीज़ मेरे साथ आइए। वेटर के पीछे पीछे चलते हुए जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, भाई साहब एक बेहद खूबसूरत लड़की मेरी आंखों के सामने थी। उस लड़की ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और बड़े ध्यान से मुझे देखने लगी। मैं भी बिल्कुल कूल बनकर एकदम नेचुरल तरीके से उसके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने पूरे टशन में अपने पैर फैलाए और आराम से बैठ गया। भाई वो लड़की सुंदर तो थी ही, पर साथ में बहुत एग्रेसिव और रौबदार भी लग रही थी। और ऐसी लड़कियों को क्या पसंद नहीं होता? मर्दों का ये दबदबा और उनके सामने अकड़ना। अगर आप उनके सामने थोड़े भी मम्मी के लाडले टाइप बनकर जाओगे तो वो आपको वहीं ढेर कर देंगी। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, क्या तुम मेरे कोई फैन हो या कोई चाहने वाले? मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो, मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूं। ब्लाइंड डेट? मेरी? क्या तुम श्योर हो? उसने हैरान होकर पूछा। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। अब जब हम दोनों ब्लाइंड डेट पर आ ही गए हैं तो मैं सारी बातें साफ साफ सामने रख देता हूं। देखो, शादी के बाद तुम सिर्फ घर पर रहोगी और बच्चों को संभालोगी, और हाँ, शादी के बाद तुम्हें मेरी मम्मी के हिसाब से ही चलना होगा। मेरी तरफ से तो यही है। अब बताओ तुम्हारा क्या कहना है? भाई मन ही मन मैंने सोचा, मैं भी क्या कमाल का टैलेंटेड बंदा हूं। ऐसे डायलॉग सुनने के बाद तो कोई भी लड़की भाग जाएगी। छोटी बहन, अब तो तुम पक्का भड़कने वाली हो। आज तक किसी मर्द ने उसके सामने आकर ऐसी बकवास करने की हिम्मत नहीं की होगी। पर भाई उसका रिएक्शन देखकर मैं हैरान रह गया। वो मुस्कुराई और बोली, ये एक्सपीरियंस सच में बहुत नया और मज़ेदार है। तुम इतनी देर से मेरे सामने बैठे हो, क्या तुमने सच में मुझे नहीं पहचाना? मैंने कहा, क्या पहचानना? देखो, ब्लाइंड डेट पर आई हो तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत दिखाओ मिस वर्मा। वैसे मुझे पता था कि सामने वाले का सरनेम जियांग है, पर मैंने जानबूझकर उसे मिस वर्मा बोला ताकि वो और चिढ़ जाए। मिस वर्मा बोलना मेरा दूसरा बड़ा वार था। पर वो लड़की, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग निकली। वो मन ही मन सोच रही थी, ये बंदा सच में काफ़ी सही है। इसे अच्छे से पता है कि खुद पर कीचड़ कैसे उछालना है और बात को कैसे बिगाड़ना है। तभी वो अचानक गंभीर होकर बोली, मेरा टाइम बहुत कीमती है। वैसे मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगे। क्या कहा तुमने? मैं चौंक गया। क्या मैंने कुछ गलत सुना? क्या तुम यहां ब्लाइंड डेट पर नहीं आई हो? वो बोली, मैं अब इस शादी के लिए तैयार हूं। भाई साहब, क्या आजकल की सारी खूबसूरत लड़कियों का टेस्ट ऐसा ही अजीब होता है? नहीं, ये सामने बैठी लड़की तो सच में आउट ऑफ सिलेबस थी, जो नियमों के हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रही थी। तभी मुझे भाई का वो मैसेज याद आया। भाई, कमरा नंबर 6 नहीं, 9 था। ओह गॉड, क्या वो लड़की कमरे में कब से मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं यहां गलत कमरे में बैठा था? ब्लाइंड डेट पर गलत इंसान को ढूंढना उतना डरावना नहीं है
जितना डरावना उस गलत इंसान के सामने ऐसी अजीबोगरीब बातें करना है। मैंने तुरंत खड़े होकर कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस, अभी जो भी हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। वो मुस्कुराई, कोई बात नहीं। सच कहूं तो मुझे लगता है कि गलतफहमी भी एक अलग तरह की शुरुआत होती है। मैं जियांग वांटिंग के चेहरे की तरफ और ज्यादा देख नहीं पाया। मैं वहां से बिल्कुल धुएं की तरह तेजी से बाहर भाग निकला। मेरा मूड एकदम बढ़िया था। मैं दौड़कर सीधा कमरा नंबर 9 में पहुंचा। वहां कमरे में एक और खूबसूरत लड़की बैठी थी। मैंने जाकर कहा, हेलो, मैं यहां ब्लाइंड डेट के लिए आया हूं। क्या आप मिस शेन हैं? हेलो। दूसरी तरफ जियांग वांटिंग अभी भी उस मजेदार वाक़े को याद कर रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान थमने का नाम नहीं ले रही थी। फिर उसे अपनी माँ की वो फिक्रमंद आंखें और उदासी याद आईं। जब उसकी माँ ने कहा था, वांटिंग, अपने परिवार का बिजनेस इतना बड़ा है कि तुम पूरी दुनिया घूम सकती हो। बेशक तुम एक स्टार बनना चाहती हो और मम्मी तुम्हें कभी नहीं रोकेगी। पर बेटा, लड़कियों को अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना पड़ता है। तुम अब 26 साल की हो चुकी हो। तब वांटिंग ने कहा था, मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। अगर मुझे कोई सही लड़का मिला तो मैं सेटल हो जाऊंगी। माँ ने प्यार से कहा था, मेरी अच्छी बच्ची, मैं जानती हूं कि तुम अपनी माँ के दिल की बात समझती हो। अगर कोई सही लड़का मिले तो देर मत करना। आजकल अच्छे लड़कों पर बहुत सी लड़कियों की नज़र रहती है। जब कोई पसंद आ जाए तो उसे घर जरूर लाना ताकि मैं भी देख सकूं। वांटिंग उन यादों से बाहर आई। उसने उस लड़के, मेरे बारे में सोचा। आज तक मैं जितने भी लड़कों से मिली हूं, ये अकेला ऐसा है जिसके साथ मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। अगर ऐसी बात है तो मैं सच में इसके साथ एक चांस ले सकती हूं। उसने वेटर को बुलाया और पूछा, मिस जियांग, एक्सक्यूज मी, जो लड़का अभी अभी मेरे कमरे से बाहर गया है वो कौन से कमरे में गया है? वेटर ने बताया, कमरा नंबर 9। इधर कमरा नंबर 9 में मैं अपना माइंडसेट ठीक कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, जियांग वांटिंग ने दरवाज़ा खोल दिया था। वो बड़े ही ग्रेसफुल और कातिलाना अंदाज में अंदर आई। जब वो चल रही थी तो उसकी ड्रेस में से उसकी लंबी और खूबसूरत टांगें साफ नजर आ रही थीं। मैंने थोड़ा झेंपते हुए कहा, सिस्टर, क्या मैंने अभी आपसे माफ़ी नहीं मांगी थी? अब आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मुस्कुराई और बोली, पर हमारी ब्लाइंड डेट अभी ख़त्म कहाँ हुई है छोटे भाई। मैंने कहा था ना, गलतफहमी भी एक अलग तरह की शुरुआत होती है। इसके अलावा तुम अभी अभी मेरे कमरे में आए और एक बार भी खाना खाए बिना ही चले गए। क्या तुम्हें इसके लिए थोड़ा हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा? थोड़ा हर्जाना? भाई साहब, कोई उसे बताए कि वो खुद गलत कमरे में आई थी और ऊपर से मैंने भी तो कितनी अजीब बातें कह दी थीं। वो मेरी तरफ देखकर बोली, भाई, ऐसा लगता है कि हमें बैठकर अच्छे से बात करनी होगी। मैंने कहा, लेकिन मेरा यहाँ का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या इस समय आपका ये सब कहना ठीक है सिस्टर? वो दबंगई से बोली, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और मुझे लोगों को छीनने में कोई गुरेज नहीं है। तुम्हारी ये सिस्टर सिर्फ बातें करना पसंद नहीं करती, उसे शॉर्टकट लेना पसंद है। भाई, ये कौन है ये लड़की? इसका ये अंदाज, ये तो बिल्कुल असली लग रहा है, कोई मजाक नहीं। मैंने हार मानते हुए मिस शेन से कहा, मिस शेन, आई एम सॉरी। मुझे डर है कि हम इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप वापस जाकर अपने घरवालों को समझा दीजिएगा। कह दीजिएगा कि ये सब मेरी गलती थी। मिस शेन बेचारी बस इतना ही बोल पाईं, कोई बात नहीं। जैसे ही हम बाहर आए, मैंने लंबी सांस ली। वांटिंग बोली, भाई, सिर्फ आहें मत भरो। जो मैंने अभी कहा उस पर ठंडे दिमाग से सोचो। मैंने थोड़ा कड़क होकर कहा, सिस्टर, प्लीज अपनी लिमिट में रहिए। आप मुझसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रही हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। सिस्टर, आप इतनी खूबसूरत हैं, पक्का आपके पीछे बहुत से लड़के घूमते होंगे। फिर आप मुझे ही क्यों टारगेट कर रही हैं? ऐसा करिए, मुझे यहीं सड़क के किनारे उतार दीजिए और हम यहीं एक दूसरे को बाय बाय कहते हैं। वो मुस्कुराई और बोली, मैं समझ सकती हूं कि तुम अभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते, पर क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस बात को समझेंगे? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हें सिंगल रहने की परमिशन दी होगी, वरना तुम इस ब्लाइंड डेट पर आते ही क्यों? भाई, मैंने उसे ये तो नहीं बताया कि मैं अपने भाई की जगह आया था, पर उसकी बात बिल्कुल सच थी। घरवाले सच में शादी के लिए जान खाने लगे थे। वांटिंग ने आगे कहा, भाई, मैंने ये आइडिया इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारी और मेरी सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी है। क्यों न तुम मेरे नकली बॉयफ्रेंड बन जाओ और अपने पेरेंट्स को संभाल लो। इससे हम दोनों में से किसी की लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने मन ही मन सोचा,
मेरी ये नकली सिस्टर इतनी खूबसूरत और कमाल की है कि कोई भी पेरेंट्स इसे नापसंद नहीं कर पाएंगे। इसे घर ले जाकर पेरेंट्स को मनाना सच में एक मास्टर स्ट्रोक होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। वो खुश होकर बोली, तो फिर डील पक्की। इस पल से हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। चलो अब ऑफिशियल डेटिंग पार्ट पर आते हैं। मेरा नाम वांटिंग है और मैं 26 साल की हूं। अब कार से उतरो, छोटे भाई। मैंने कहा, मेरा नाम लिन बेई है और मैं 25 साल का हूं। 25 साल? वो खिलखिलाकर हंसी। तुम तो सच में छोटे भाई निकले। चलो मुझे दीदी या सिस्टर कहो। मैंने चिढ़कर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। वो बोली, छोटे भाई, तुम्हारा गुस्सा तो बड़ा तेज है। वैसे इससे पहले तुमने कितनी बार किसी को किस किया है? तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? मैंने मुंह फेर लिया। वो हंसकर बोली, चलो छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी, पर आगे से ऐसा मत करना। भाई, इस लड़की को क्या हो गया है? ये अभी से पजेसिव हो रही है और जेल्स फील कर रही है क्या? फिर हम दोनों गैराज से बाहर आए। लिन बेई ने सामने आलीशान विला को देखा। भाई साहब, इस नए जंग के मैदान को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सिस्टर तो सच में बहुत बड़ी अमीर असामी निकली। मैंने घबराकर पूछा, वेट, तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? क्या तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने वाली हो? वो हंसते हुए बोली, तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए लाई हूं ताकि तुम मुझे और अच्छे से जान सको। कहीं ऐसा न हो कि फ्यूचर में तुम्हें मेरा घर ही न मिले। छोटे भाई, तुम अंदर जाने से डर क्यों रहे हो? क्या घर में किसी से डर लगता है? मैंने खुद को संभाला। बस करो, खुद को इतना मत डराओ। भला डरने की क्या बात है? हम अंदर जाकर बैठ गए। मैंने कहा, चलो बैठो, पहले हम अपनी अपनी कहानियां मैच कर लेते हैं। तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? वो बोली, मैं एक छोटी मोटी स्टार हूं। भाई, उसका लुक सच में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस से भी कहीं ज्यादा ऊपर था। पर मैंने मन ही मन सोचा, एक छोटी मोटी स्टार और वो भी बॉडीगार्ड्स के साथ घूमती है। तुम्हारी ये छोटी मोटी स्टार कितनी बड़ी है भाई? मैंने तो आज तक इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। वैसे छोटे भाई, तुम तो मुझे जानते तक नहीं हो। वो मुस्कुराई। खैर, नई महारानी को न पहचानना तो आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल बात है। मैंने भी हंसकर बात संभाली, कोई बात नहीं सिस्टर। वैसे सच बताऊं तो मैं बस एक बहुत छोटी सी कंपनी का प्रेसिडेंट हूं। वो तंज कसते हुए बोली, अच्छा, छोटे प्रेसिडेंट साहब, फिर तो मैं फ्यूचर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस लंबी बातचीत के बाद मैं और जियांग वांटिंग एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान चुके थे। और हां, हम दोनों ने एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। मैंने घड़ी देखी और कहा, सिस्टर, काफी देर हो गई है, अब मुझे घर निकलना चाहिए। वो थोड़ी हैरान होकर बोली, अरे, तुम अभी से जा रहे हो? तुम तो ठीक से बैठे भी नहीं। मैंने थोड़ा मासूम बनकर कहा, क्या करूं सिस्टर? मम्मी ने घर पर डिनर के लिए बुलाया है, मुझे सच में जाना होगा। वो खड़ी हुई और बोली, ठीक है, चलो, मैं तुम्हें कार से ड्रॉप कर देती हूं। मैंने तुरंत मना किया, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मन ही मन मुस्कुराई। चलो, लाइफ में पहली बार कोई ऐसा मर्द मिला है जिससे चिढ़ नहीं हो रही। जब मैं वहां से निकला तो सच कहूं भाई, मेरा भी वहां से आने का मन नहीं कर रहा था। इधर रात काफी बढ़ चुकी थी। वांटिंग अपने आलीशान विला में अकेली बैठी खाना खा रही थी। तभी उसकी माँ का फोन आया, वांटिंग, बेटा, खाना खा लिया तुमने? मम्मी तो बस अभी खाना खा ही रही थी। ये बताओ, तुम घर कब आओगी और अपनी माँ के साथ थोड़ा टाइम कब बिताओगी? तुम्हें तो पता ही है ना, मैंने बस अभी अभी एक नए बच्चे को जन्म दिया है। वांटिंग ने बात काटते हुए कहा, वैसे मम्मी, एक बात बतानी थी आपको। माँ ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है बेटा? वांटिंग ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस मुझे एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। माँ तो खुशी से उछल पड़ी, अरे, उस बच्चे का नाम क्या है? उम्र कितनी है उसकी? और करता क्या है वो? वांटिंग ने फोन कसकर पकड़ा और बोली, उसका नाम लिन बेई है, 25 साल का है और अपनी एक छोटी सी कंपनी चलाता है। और हाँ मम्मी, वो बिल्कुल मेरे टेस्ट का है। माँ हंसकर बोली, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेटा, जैसे ही टाइम मिले उसे मम्मी से मिलवाने घर ले आना। वांटिंग ने कहा, हाँ मम्मी, जब भी फुर्सत मिलेगी मैं उसे ले आऊंगी। देर रात जियांग वांटिंग अपने बेड पर लेटी हुई थी, अपनी उंगलियों में फोन पकड़े हुए। वो लिन बेई की उस रुकी हुई प्रोफाइल पिक्चर को एकटक निहार रही थी। उसकी आंखें थोड़ी झुक गईं। अच्छा जी,
तो मिस्टर बॉयफ्रेंड ने पहले ही दिन से कोल्ड वॉयलेंस यानी इग्नोर करना शुरू कर दिया। चलो, मुझे ही पहल करनी पड़ेगी। उसने तुरंत एक मैसेज टाइप किया, खड़ूस भाई, क्या तुम्हारी ये सिस्टर तुम्हें सुंदर नहीं लगती? मैंने रिप्लाई किया, सिस्टर, आप रूल तोड़ रही हैं। वो बोली, अच्छा बाबा, ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगी। चलो, काम की बात पर आते हैं। मेरी मम्मी को पता चल गया है कि मैं रिलेशनशिप में हूं। उन्होंने अभी अभी वीडियो कॉल करने की जिद की है। वो देखना चाहती हैं कि उनका होने वाला दामाद कैसा दिखता है। पेरेंट्स से मिलना? भाई साहब, मेरे तो तोते उड़ गए। मैंने टाइप किया, सिस्टर, अभी तो पहला ही दिन है, इतनी क्या जल्दी है? वो बोली, अरे, हम सच में थोड़े ही मिल रहे हैं। कल शाम 5 बजे मेरे घर आ जाना। हम दोनों मिलकर मम्मी को एक वीडियो कॉल करेंगे ताकि आंटी एक बार तुम्हें देख लें। मैंने राहत की सांस ली। ठीक है, मैं कल टाइम पर पहुंच जाऊंगा। वो चुटकी लेते हुए बोली, अब सब कुछ तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि तुम मेरी मम्मी के टेस्ट में पास हो पाते हो या नहीं। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस में रिप्लाई ठोक दिया, आप फिक्र मत करो, मैं तो उन्हें सीधे मम्मी ही बुला दूंगा। मैसेज में मम्मी शब्द देखते ही जियांग वानटिंग का चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने बहुत ही धीमी आवाज में खुद से कहा, अरे हाँ, किसने कही? और फिर शर्माते हुए टाइप किया, चलो, कल शाम को मिलते हैं, लेट मत होना। अगले दिन दोपहर को मैं जियांग वानटिंग के घर के बाहर था। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। अंदर से आवाज आई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, भाई साहब, वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मन ही मन सोच रही थी, ये लड़का आज तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। पर ऊपर से अकड़ दिखाते हुए बोली, भाई लिन बेई, तुम लेट हो। मैंने कहा, सिस्टर, आपने ही तो कहा था कि बिल्कुल कैजुअल रहना। अब ज्यादा लेट भी नहीं हुआ है, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपके सामने मिन्नतें कर रहा हूं। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो मैं बहुत पहले ही पहुंच जाता। खैर, हम दोनों अंदर जाकर बैठ गए। आज वानटिंग ने एक कमाल की जेके शर्ट पहन रखी थी। भाई साहब, उसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने थूक गटका और जानबूझकर बात का टॉपिक बदलने के लिए पूछा, वैसे आंटी का फोन कब आने वाला है? वो बोली, शाम 7 बजे वीडियो कॉल आएगा। फिर उसने मुझे नोटिस किया और पूछा, तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने झेपते हुए कहा, नहीं। वो, क्या भूख लगना बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है? वो मुस्कुराई, नॉर्मल तो है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि देवियों, गॉडेस को भी भूख लगती होगी। वो बोली, अरे, देवियों को भी अपना वजन कम करना पड़ता है, भला मुझे भूख क्यों नहीं लगेगी? रुको, मैं अभी कुछ बाहर से टेकआउट यानी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूं। मैंने कहा, हद है, आप अपने बॉयफ्रेंड को बाहर के ऑर्डर किए हुए खाने से ट्रीट दे रही हैं? वो बोली, अरे, मैं घर पर बहुत खाती हूं और ये होटल का खाना है, बहुत महंगा है। मैंने चिढ़ाया, महंगा हो या सस्ता है तो वो बाहर का डिब्बा बंद खाना ही ना। अब आप ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? वो उलझन में पड़ गई। मैंने मौका देखकर कहा, सिस्टर, क्यों ना मैं आपके लिए नूडल्स बना दूंगा? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? मैंने कॉलर सीधा किया। हाँ, समझो कुछ ऐसा ही। भाई साहब, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो लड़की हमेशा बाहर से खाना ऑर्डर करके खाती है, उसके फ्रिज में दुनिया भर का सारा सामान भरा होगा। अब आपका भाई बिल्कुल फुल फॉर्म में आ चुका था। मेरे मूव्स एकदम शेफ जैसे थे। ठंडे पानी में नूडल्स को उबाला, ऑलिव ऑयल लगाया, बीफ को मैरिनेट किया और साथ में लॉबस्टर भी तैयार कर दिया। जियांग वानटिंग वहीं खड़ी होकर ये सब देख रही थी। जब उसने मेरी उस चौड़ी पीठ को देखा, तो उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट, एक क्लोजनेस का एहसास होने लगा। मैंने पीछे मुड़कर पूछा, सिस्टर, आप मुझे ऐसे लगातार क्यों घूर रही हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? वो झेंपकर अपनी नजरें घुमाते हुए बोली, तुम ना बहुत ज्यादा सोचते हो। मैं तो बस ये देख रही हूं कि तुम बाद में इस किचन को साफ कर पाओगे या नहीं। थोड़ी देर में मैंने बीफ सीफूड नूडल्स के 2 गर्मा-गर्म बाउल टेबल पर लगा दिए। वाह, खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है, वो चौंकते हुए बोली। ओह गॉड, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। मैंने उसे खाते हुए देखा, तो वो अचानक रुककर बोली, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी किसी गॉडेस को ऐसे खाते हुए नहीं देखा? मैंने हंसकर कहा, देखा है ना, बिल्कुल एक छोटी सी मक्खी की तरह। वो चिढ़कर बोली, तुम्हें देखने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। वैसे तुमने खाना बनाने की प्रैक्टिस कितने सालों से की है? क्या ये सब तुमने किसी लड़की के लिए सीखा था? मैंने कहा, सिस्टर, आप भी क्या क्या सोचती रहती हैं? क्या मैं गॉड गिफ्टेड यानी बचपन से टैलेंटेड नहीं हो सकता?
वांटिंग मन ही मन मुस्कुराई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा ये छोटा भाई मुझे रोज नए नए सरप्राइज देगा। न जाने अगली बार ये क्या कमाल दिखाएगा। अब शाम के ठीक 7 बज चुके थे। हम दोनों दौड़कर स्टडी रूम में पहुंचे। वांटिंग ने मुझसे कहा, बस थोड़ी देर में मम्मी का फोन आने वाला है। जैसा हमारे बीच तय हुआ था, बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करना। तभी स्क्रीन फ्लैश हुई। हेलो वांटिंग। वांटिंग बोली, मम्मी मैं हूं वांटिंग। मम्मी आपने खाना खा लिया? मैंने तो आज लिन बेई के हाथ के बने नूडल्स खाए हैं। माँ खुश होकर बोली, अरे वाह, लिन बेई खाना भी बना लेता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे लिन बेई कहाँ है? जरा मुझे भी तो दिखाओ। मैं तुरंत स्क्रीन के सामने आया। हेलो आंटी, मैं लिन बेई हूं। माँ का चेहरा खिल उठा। अरे वाह, लड़का तो सच में बहुत हैंडसम है। हेलो छोटे बेई, मैं वांटिंग की मम्मी हूं। तुम मुझे आंटी झांग बुला सकते हो। वैसे छोटे बेई, तुम्हें हमारी वांटिंग कैसी लगती है? मैंने पूरी तमीज से जवाब दिया, आंटी मुझे वांटिंग बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत खूबसूरत तो है ही, और उसका नेचर भी बहुत शांत और कोमल है। इसके बाद आंटी झांग ने मुझसे एक के बाद एक कई सवाल पूछे, और मैंने भी बिना हिचकिचाए बड़े सलीके से सारे जवाब दे दिए। आखिर में माँ बोली, ठीक है बेटा, अब आंटी तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगी, तुम दोनों एंजॉय करो। बाय। मैंने कहा, ओके आंटी, बाय। जैसे ही कॉल कटा, मैंने राहत की सांस ली और वांटिंग से कहा, वैसे अब तो आप मेरा हाथ छोड़ सकती हैं ना? आपके साथ यहां कोई रोमांस करने नहीं बैठा है, ये सब सिर्फ एक्टिंग के लिए था। उसने झटके से मेरा हाथ छोड़ा। भाई साहब, ये लड़की सच में बहुत हिंसक और कड़क है। मैंने घड़ी देखी, चलो अब मैं भी चलता हूं, घर जाना है, रात के 9 बज चुके हैं। वो थोड़ी उदास होकर बोली, तुम जा रहे हो? थोड़ी देर और नहीं बैठ सकते? मैंने कहा, नहीं, अब मैं नहीं बैठूंगा, गुड बाय। वो अचानक रुकते हुए बोली, 1 मिनट। लिन बेई? मैंने पलटकर पूछा, क्या हुआ? वो बहुत ही धीमी आवाज में बोली, आज के लिए थैंक यू। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। अगली बार आपकी बारी होगी मेरी हेल्प करने की, बस तब अच्छे से बिहेव करना, वरना उस समय मैं पेरेंट्स के सामने आपके बारे में सिर्फ बुरी बातें ही बोलूंगा। लेकिन भाई, कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला था। जैसे ही मैं वहां से निकला, वांटिंग के पास उसकी असिस्टेंट दौड़ती हुई आई। मैम, बहुत बुरी खबर है। फानहुआ कंपनी की तरफ से एक नोटिस आया है। आज हमारा कोई भी शूट या काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अचानक हमारे साथ सारे कोलैबोरेशन और प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दिए हैं। वांटिंग के होश उड़ गए। क्या? लेकिन हमारा तो उनके साथ पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था ना, फिर अचानक ये सब कैसे बदल गया? असिस्टेंट रोनी सूरत बनाकर बोली, मैम मैं खुद हैरान हूं। मैंने अभी उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो कुछ भी साफ साफ नहीं बता रहे हैं। वांटिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हमें अभी के अभी फानहुआ के ऑफिस जाना होगा, वो इस तरह एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। ये तो सरेआम दादागिरी है। थोड़ी देर बाद वो फानहुआ के ऑफिस में थीं। मैनेजर चिल्लाया, मिस वांटिंग प्लीज अपनी जुबान को लगाम दीजिए, ये फैसला हमारी इंटरनल मीटिंग में लिया गया है। असिस्टेंट ने बीच बचाव किया, मैम प्लीज शांत हो जाइए। मिस्टर कियान, हमें इस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। क्या आप प्लीज हमें असली वजह बता सकते हैं कि ये कोलैबोरेशन अचानक सस्पेंड क्यों किया गया? मिस्टर कियान ने घमंड से कहा, मिस जियांग वांटिंग, हमें लगता है कि आपकी बिजनेस एबिलिटी यानी काम करने की क्षमता अब उतनी अच्छी नहीं रही, इसीलिए हमने ये काम रोक दिया है। असिस्टेंट भड़क गई, क्या बकवास है? हमारी वांटिंग मैम की एबिलिटी अच्छी नहीं है तो फिर किसकी अच्छी है? मैनेजर ने एक नाम लिया, गु यानरान। भाई साहब, ये सुनते ही वांटिंग को पूरी कहानी समझ आ गई। गु यानरान की ये घटिया चाल थी। वो हमेशा से वांटिंग की खूबसूरती और उसके टैलेंट से जलती आई थी। वांटिंग ने सिर्फ 3 सालों में उसे पीछे छोड़ दिया था और फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा अवार्ड भी जीत लिया था। इसी जलन में गु यानरान ने अंधा पैसा बहाकर फानहुआ मीडिया के सारे रिसोर्सेज और प्रोजेक्ट्स खुद खरीद लिए थे ताकि वांटिंग का पत्ता साफ किया जा सके। और भाई, इंडस्ट्री में बिना प्रोजेक्ट्स के एक स्टार का होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसे पूरी तरह बैन कर दिया गया हो। वांटिंग ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ गई, चलो यहां से चलते हैं। असिस्टेंट ने बाहर आकर कहा, मैम हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम आगे देखेंगे कि क्या करना है। वांटिंग ने खुद को संभालते हुए कहा, फिक्र मत करो,
मेरे पास अभी भी मेरी जगह है, मैं दूसरी कंपनियों से कांटेक्ट करूंगी। असिस्टेंट बोली, मैम, मैं काम की फिक्र नहीं कर रही, मुझे बस उनकी घटिया वजह समझ नहीं आई। उसने सरेआम कहा कि हमारी वांटिंग की एबिलिटी अच्छी नहीं है। वांटिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा, सिस्टर, चलो अब घर चलकर आराम करते हैं, खुद को रिलैक्स रखो, हम आगे दूसरी कंपनियों पर ध्यान देंगे। वैसे भाई, उस समय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 3 बड़े मीडिया हाउसेस का राज था, कैंगशिंग मीडिया, फानहुआ मीडिया और रोंगशिंग मीडिया, और इन तीनों में भी कैंगशिंग मीडिया सबसे टॉप पर था, यानी सबका बाप। पर वांटिंग जानती थी कि वहां पैर जमाने के लिए उनके पास कोई बहुत बड़ा पत्ता होना चाहिए। उसने अपनी असिस्टेंट से कहा, ठीक है, तब तक मैं रोंगशिंग मीडिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूं। अब सीन शिफ्ट होता है मेरे कमरे पर, जहां मैं लिन बेई आराम से अपने फोन पर गेम खेल रहा था। अचानक मेरा फोन बजा। मैंने फोन उठाया। हेलो, कौन? सामने से एक रोबदार आवाज आई, क्या मैं शिंजिंग कंपनी के मिस्टर लिन से बात कर रहा हूं? मैंने कहा, हाँ, मैं ही हूं। सामने वाला बोला, क्या आप कैंगशिंग मीडिया के ऑफिस आ सकते हैं? मैंने चौंक कर पूछा, कैंगशिंग मीडिया? जी बिल्कुल, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। लिन बेई ने तुरंत फोन काटा और अलमारी से एक बहुत ही क्लासी और प्रॉपर सूट निकालकर पहन लिया। इधर कैंगशिंग मीडिया के हेड ऑफिस में फुसफुसाहट चल रही थी। अरे, सुना है आज हमारी कंपनी में नए प्रेसिडेंट साहब आने वाले हैं। दूसरा एम्प्लॉई बोला, हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि वो दिखने में बेहद हैंडसम और डैशिंग हैं। तभी मैं, लिन बेई, पूरे टशन में कैंगशिंग मीडिया के आलीशान दरवाजे पर पहुंचा। वहां के बड़े मैनेजर ने झुककर मेरा स्वागत किया, मिस्टर लिन। वेलकम। वेलकम सर, आइए, मैं आपको सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में ले चलता हूं। जैसे ही मैंने कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कदम रखा, भाई साहब, वहां कंपनी के 4 सबसे सीनियर और बड़े ऑफिशियल पहले से बैठे हुए थे। मुझे देखते ही सब खड़े हो गए, मिस्टर लिन आ गए हैं, चलिए अब मीटिंग शुरू करते हैं। मैं जाकर अपनी मेन चेयर पर बैठ गया। पूरी मीटिंग के दौरान मैं बस चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और खुद एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि भाई, मुझे कंपनी के इस एंटरटेनमेंट बिजनेस के बारे में ABCD भी नहीं पता था। तभी कंपनी के सबसे सीनियर मिस्टर लियू मेरी तरफ मुड़े और बड़े सम्मान से बोले, मिस्टर लिन, इस कंपनी के फ्यूचर और डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या सोचना है? आपका क्या प्लान है? मैंने थोड़ा गंभीर होकर अपनी आवाज को भारी किया और कहा, मिस्टर लियू, मेरा मानना है कि हमें कोई भी बड़ा रिस्क लेने के बजाय पहले धीरे धीरे और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। हमें इंडस्ट्री में एक बहुत ही साफ सुथरी और बड़ी रेप्यूटेशन बनानी होगी, और इसके लिए हमें कुछ बहुत ही हाई क्वालिटी और टॉप क्लास के आर्टिस्ट्स को अपने साथ साइन करना होगा, ताकि एक पॉजिटिव साइकिल की शुरुआत हो सके। मेरी ये बात सुनते ही पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। फिर मिस्टर लियू ने जोर से टेबल थपथपाई और बोले, अद्भुत, मिस्टर लिन का एनालिसिस सच में बहुत ही कमाल का है। चलिए, हम बिल्कुल इसी प्लान पर काम करेंगे। वैसे मिस्टर लिन, आपके सर्कल में तो बहुत से हाई क्वालिटी आर्टिस्ट्स होंगे ही, क्या आप हमारी कंपनी के लिए किसी बेहतरीन नाम को रिकमेंड करना चाहेंगे? मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और तभी मेरे चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। मैंने कहा, हाँ, मैं एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट को जानता हूं।